Now here is the lesson. Hornbill, lesson number 4. Landscape of the soul. अब ये पाठ का नाम ही अपने आप में बड़ा अजीब है. लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य, जो चारों तरफ सीनरी दिखती हो वो. ये कह रहा है, इस पाठ में कह रहा है लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा का भूदृश्य. अब आत्मा का भूदृश्य क्या हो सकता है? ये पाठ ठीक वैसे ही है जैसे कि मैं अक्सर पढ़ाते हुए बहुत सारी कहानियां सुनाता हूं, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, पर वो कहानियां बहुत ऊपर से निकल जाएगी. काफी लोकल स्टेशनों पर तो रुकेगी भी नहीं वो. कुछ लोग हो सकता है उसे पकड़ भी लें. आत्मा का भूदृश्य, तो भूदृश्य का मतलब होता है कि विच वी कैन सी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. और जिसे हम देख नहीं सकते उसका भूदृश्य कैसा हो सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल देयर शुड बी अ लैंडस्केप ऑफ अ सोल. आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, और आत्मा दिखाई नहीं देती है तो उस आत्मा का भूदृश्य हो कैसे सकता है? आखिर राइटर कहना क्या चाहता है? राइटर जो कहना चाहता है वो आपको एक अलग दुनिया में ले जा रहा है. एक दुनिया वो है जो ठीक आंखों के सामने है, या तो मेरी आंखों के सामने या तुम्हारी आंखों के सामने, जो सबको दिखाई देती है फिर भी कोई समझ नहीं पाता है. एक दुनिया वो है जो कहीं दिखाई नहीं देती है, इसलिए कोई इसे समझ भी नहीं पाता है. पर जिस दिन उस अदृश्य दुनिया को कोई देख लेता है फिर उसके पास देखने के लिए कुछ बचता भी नहीं है. फिर ये लैंडस्केप है जो चारों तरफ उसके लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं, जहां शब्दों के अर्थ हो जाते हैं, जहां जीवन के तमाम लैंडस्केप है वो निराधार हो जाते हैं. पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, झरने, आसमान में उड़ते हुए परिंदे, जमीन पे रेंगते हुए कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, हाथी, टाइगर, ऑल द पार्ट ऑफ द लैंडस्केप. पर एक दिन ऐसा आता है कि वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाती है, बहुत पीछे छूट जाती है. यहाँ पर उसी चीज के बारे में बात कर रहा है. यहाँ पर जो राइटर बहुत डेप्थ में लिखा हुआ पार्ट है, एक पूरे कल्चरल की वो बात कर रहा है, पूरी सिविलाइजेशन को एक साथ में ले रहा है. तो लेट स्टार्ट द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल. Here we start the lesson, the landscape of the soul. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji. Wu Daoji नाम है किसी का और चाइनीज नेम है. और चाइना में सब कुछ आधा अधूरा ही होता है. लोग भी आधे अधूरे होते हैं, 5 फुटी होते हैं. आंखें तो खुलने के पहले ही बंद हो जाती है, मतलब पता ही नहीं चलता आंखें है कि नहीं है. उसकी जगह लगता है कि 2 अंटियां रख दी और छोटी सी अंटियां. इसलिए नाम भी इनके बड़े उटपटांग होते हैं. ए वंडरफुल ओल्ड टेल, टेल का मतलब कहानी. ए वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक. और उम्मीद करता हूं कि आज 1 2 3 4 ये 10-15 जो भी हो, उन सबके एक पेज मीनिंग के मुझे आप भेज दोगे, नहीं तो फिर कल जूते खाने के लिए तैयार है ना. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji. Wu Daoji के बारे में एक अद्भुत कहानी सुनने में आती है. कहानी क्या है? Who lived in the 8th century. कहानी कब की है? 8वीं शताब्दी की. मतलब ये समझिए कि 1250 साल पहले. His last painting was a landscape. लैंडस्केप का मतलब भूदृश्य. उसकी अंतिम जो पेंटिंग थी वो किसकी थी? भूदृश्य की. भूदृश्य मतलब कि प्राकृतिक सीनरी की. कमीशन बाय, कमीशन का लिखिए इसमें कहा गया, मतलब किसी के द्वारा कोई काम करने के लिए कहा जाता है ना, वो. कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग. ये भी नाम है भाई, नाम क्या देख लीजिए, जुआंगजोंग एक राजा का नाम है. और टैग एम्परर है. एम्परर का मतलब साम्राज्य. टैग साम्राज्य कोई साम्राज्य का नाम है. उसका राजा क्या था? जुआंगजोंग. जुआंगजोंग ने ये किसको बनाने के लिए कही थी?
पेंटर दाऊजी को, पेंटर दाऊजी बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, और टैक साम्राज्य के जुआंगजोंग ने उसे क्या क्या कहा था, पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, टू डेकोरेट पैलेस वॉल। और क्या करने के लिए, पेंटिंग किसके ऊपर, महल की एक दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाने के लिए कहा था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। और जो चित्रकार था उसने क्या किया था, अपनी उस पेंटिंग को एक पर्दों के पीछे छिपा रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ कौन देख सके उस पेंटिंग को, सिर्फ राजा देख सके, और जब पूरी बन जाए तब दुनिया देखे। फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफी लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, राजा उस पेंटिंग को बनते हुए देखता था, और जो अद्भुत दृश्य जो पेंटर बना रहा था उसकी राजा तारीफ करता था। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उस पेंटिंग में क्या था, जंगल, हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, गिरते हुए झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन, क्लाउड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब तैरना, क्लाउड का मतलब बादल, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, इमेंस का पहले हालांकि आ चुका है विशाल, और विशाल आकाश में तैरते हुए बादल, मैन ऑन हिल पथ्स, पहाड़ियों के रास्ते पे गुजरते हुए इंसान, बर्ड्स इन फ्लाइट्स, और आसमान में उड़ते हुए परिंदे। प्रश्न में आएगा कि व्हाट वाज इन द पेंटिंग, व्हाट वाज इन द दाऊजीज पेंटिंग, दाऊजी की पेंटिंग में क्या क्या था। यदि ये पूछे तो क्या क्या होगा, जंगल, ऊंचे पर्वत, गिरते हुए झरने, आसमान में उड़ते हुए परिंदे, रास्तों पे चलते हुए इंसान। इसके अलावा और क्या था उसमें कि विशाल आकाश में तैरते हुए बादल। ये सभी दृश्य उसकी पेंटिंग में थे। लुक सर, सर को सम्मान से कहा, यहाँ सर का मतलब महाराजा है। लुक सर सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा देखो महाराजा, इन दिस केव, उसमें उसने क्या बनाई थी, गुफा भी बनाई थी। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, अर्थात कि पहाड़ी की तलहटी पे इस गुफा को देखो। ड्वेल्स ए स्पिरिट, ड्वेल्स का मतलब निवास, स्पिरिट का मतलब आत्मा। उस चित्र में पहाड़ी के तलहटी में उसने गुफा बनाई थी। उसने उस गुफा की तरफ इशारा करते हुए दाऊजी ने कहा देखो महाराज, इस गुफा में एक आत्मा रहती है। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब शानदार। जो स्प्लेंडर शब्द बनाए ना, मोटर बाइक जो चलाते हो वो स्प्लेंडिड से बनाए। स्प्लेंडिड का मतलब शानदार। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वी, कन्वी का मतलब कहा जाना, कि इस गुफा के अंदर जो है उसे कहना शब्दों से परे है। अर्थात कि गुफा के अंदर जो इस पर्वत पहाड़ की तलहटी के नीचे जो गुफा बनी हुई है, जो जिसमें एक आत्मा निवास करती है, और इस गुफा के अंदर जो है उसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। प्लीज लेट मी शो यूर मैजेस्टी द वे, उसने कहा महाराजा मैं चलो आपको रास्ता दिखाता हूँ, मतलब कि इस गुफा में आपको ले जाता हूँ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर द केव, और वो पेंटर है किसमें प्रवेश कर जाता है, उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, पर जैसे वो पेंटर उस गुफा में प्रवेश करता है रास्ता बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर, एस्टोनिस्ड का मतलब आश्चर्यजनक, बिफोर एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, इसके पहले कि अटर का मतलब कहना, आश्चर्य में पड़ा हुआ राजा जब एक शब्द कहे उसके पहले ही द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वो जो पेंटिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो उस दीवार से गायब हो जाती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वाज लेफ्ट, और वू दाऊजी जिसने पेंटिंग बनाई थी कई महीनों की मेहनत से, वहां पर किसी रंग का अवशेष या उसका ब्रश तक नहीं रहता है। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और फिर वो जो आर्टिस्ट है वो इस धरती पे कभी भी दिखाई नहीं देता है। देखिए कहानी आपको समझ में नहीं आई होगी। देखिए यही सबसे बड़ी बात है, शब्दों से परे एक दुनिया होती है जिसे समझना इतना आसान नहीं होता है। ये कहानी आपको समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें आपने सिर्फ अभी तक शब्दों को पढ़ा है। कहानी क्या है, पूरा इस पैराग्राफ वापस एक बार बोल देता हूं मैं। दाऊजी बहुत बड़ा पेंटर होता है। एक बार राजा ने
उसका जो राजा था उसे आमंत्रित करता है कि एक पेंटिंग बनाए महल की दीवार के ऊपर, बहुत शानदार पेंटिंग। एंड दाऊजी जस्ट स्टार्टेड टू मेक ए लैंडस्केप। एक भूदृश्य बनाने के लिए क्या करता है, वो स्टार्ट होता है और फिर बनाता है उसके ऊपर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों से गिरते हुए झरने, इसके अलावा आकाश में, विशाल आकाश में तैरते हुए बादल, और इसके अलावा पहाड़ियों के रास्ते पे चलते हुए इंसान, जंगली जानवर वगैरह सब बनाता है। और उस पेंटिंग के नीचे पहाड़ की तलहटी में एक बहुत बड़ी गुफा बनाता है और इस पूरे जो लैंडस्केप वो बना रहा है, उस लैंडस्केप को वो क्या करता है, पर्दे से ढके रखता है ताकि किसी को पता नहीं चले। पर्दा लगा रखता है और पर्दा लगाने के बाद राजा देख सकता है, राजा रोज तारीफ करता है। एक दिन जब पेंटिंग पूरी हो जाती है तब दाऊजी किसको बुलाता है, उस राजा को बुलाता है और उसे कहता है कि देखो ये पेंटिंग, पर इसकी तलहटी में एक आत्मा रहती है, चलो महाराजा मेरे साथ आइए। क्योंकि जो इस तलहटी की गुफा में जो आत्मा रहती है ना, अंदर चलो मेरे साथ, क्योंकि अंदर जो है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। ये कहते हुए उस पेंटिंग में बनी उस गुफा में दाऊजी प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो प्रवेश करता है, राजा कुछ कहे उसके पहले ही, आश्चर्य में पड़ा हुआ राजा एक शब्द कहे उसके पहले ही वो उस गुफा का दरवाजा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और आश्चर्य करे उसके पहले ही उस महल की उस दीवार पे बनी वो पेंटिंग क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और वहां पर किसी का नामो निशान नहीं रहता है, रंग का एक कतरा भी नहीं रहता है। और दाऊजी वो जो चित्रकार है वो फिर इस धरती पे कभी भी दिखाई नहीं देता है। What this story illustrate, what this story describe, अभी भी तुम्हें समझ में, मैंने हिंदी में समझाया तो भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अभी आप शब्दों के ऊपर हो। Which you see totally, there is a high mountains, whatever be, there is a waterfall coming from up to down, there is thousand clouds floating on the sky. We can see the human being to walk anywhere to anywhere. We can see the forest, the thick forest. We can see the wild animal who is breathing in the forest. ये सब हम दिखाई देता है चारों तरफ, और हम क्या कहते हैं, दैट इज द वर्ल्ड। ये दुनिया है जो सबको दिखाई देती है, परंतु बट वी कांट सेव द केव इन फुट हिल्स। पर हमें वो गुफा कभी नजर नहीं आती है जो अक्सर पहाड़ी की तलहटी में छिपी रह जाती है, बिकॉज अवर आई कांट सी देम, क्योंकि हमारी आंखें उन गुफाओं को देख नहीं पाती है। व्हाट्स द ऑल, ये जो लैंडस्केप बताए गए हैं वो क्या है, वो हमारा शरीर है, वो हम में जो सबको दिखाई देता है। परंतु जिस प्रकार उस लैंडस्केप के गर्भ में नीचे तलहटी में एक गुफा है जहां कौन रहती है, एक आत्मा निवास करती है, बट नोबडी कैन सी दैट स्पिरिट बिकॉज इट वॉज हिडन, क्योंकि वो छिपी हुई है, हमेशा छिपी हुई रहती है, वो आत्मा हमें नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर जो पेंटर कह रहा है, जब कहता है कि चलो मेरे साथ उस गुफा में जहां आत्मा रहती है, क्योंकि उस गुफा के अंदर जो है उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो अनुभूति है आत्मा की, जो दिखाई बिल्कुल नहीं देती है, महसूस करती है, महसूस किया जा सकता है। आपके अंदर एक जीवन ज्योति जो टिमटिमा रही है अभी भी, ये शरीर है, नथिंग एंड नथिंग, कोई मतलब नहीं शरीर का। यदि वो दिव्य ज्योति, टिमटिमाती हुई दिव्य ज्योति जिस दिन बुझ जाएगी, उस दिन आपका शरीर है एज इट रहेगा, कहीं कुछ नहीं, पर आप मुर्दा रहोगे। तो पर वो जो ज्योति जल रही है वो उस पहाड़ियों की तलहटी में किसी गुफा में जल रही है। मतलब हमारे इस लैंडस्केप, दिस ऑल बॉडी इज द लैंडस्केप, ये जो लैंडस्केप है जो हमें दिखाई देता है, इसके अंदर कहीं एक गुफा है जहां कौन रहती है, एक आत्मा निवास करती है, और हम वहां नहीं जा पाते। दाऊजी चला गया, क्यों?
क्योंकि वो उस अनुभूति से परे चला गया। अब उसके लिए लैंडस्केप मायने नहीं रखता था, अब उसके लिए सिर्फ क्या मायने रखता था, वो आत्मा, और वो उस गुफा में प्रवेश कर गया। मतलब अब कोई व्यक्ति एक बनी हुई पेंटिंग की एक पेंटिंग बनी हुई उसके अंदर गुफा बनी हुई गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता है। तथ्यात्मक दृष्टि से हमें सही नहीं लगता है, पर ऐसा हुआ होगा। दाऊ जी जिसने सब कुछ बना के खुद को मिटा डाला और अनुभूति के उस चरम शिखर तक पहुंचकर वो अदृश्य हो गया। क्योंकि जो खुद को पा लेता है वो फिर दुनिया का रहता ही कहाँ है। जिस दिन बुद्ध ने खुद को पाया, कहाँ दुनिया के रहे, वो तो ईश्वर की अमानत हो गए। आप सोचिए ना कि महावीर भगवान ने, जिनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, कपड़े उतार फेंके। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानना ही छोड़ दिया कि शरीर होता है। दैट इज ऑल लैंडस्केप, इसके अलावा तो कुछ नहीं। उन्होंने ये मानना ही छोड़ दिया कि शरीर होता है, और जो होता ही नहीं है उसे कपड़ों से क्या ढकना। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे अंदर एक जो जीवन ज्योति जल रही है, बस मुझे उसे जलाए रखना है, मुझे उसे चलाए रखना है। वो इस लैंडस्केप के पार हो गए। तो इस पूरे पैसेज में कवि यही कह रहा है कि अनुभूति का एक चरम शिखर होता है, उसके पार जाना होता है, पर उसके पार दाऊ जी जैसे ही कुछ लोग जा पाते हैं। इस बात का हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। क्लासिकल का मतलब प्राचीन, एजुकेशन का मतलब शिक्षा। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। और चाइना की जो क्लासिकल, जो प्राचीन शिक्षा है, उसमें ये कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस, वहां का एक दिव्य पुरुष था कन्फ्यूशियस, जिसने एक धर्म बनाया था। एंड ये दूसरा नाम क्या है, जुआंगजी, सब आधे अधूरे नाम है। कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम। और उस क्लासिकल एजुकेशन के सबसे प्रमुख भाग कौन थे, दो व्यक्ति, एक तो कन्फ्यूशियस और जुआंगजी। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिस्पाइल, डिस्पाइल का मतलब शिष्य, डिस्पाइल इन द राइट डायरेक्शन। और ये दोनों क्या करते थे, अपने जो शिष्य होते थे उन्हें सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते थे। बियॉन्ड द, ये शब्द मस्त है, क्या है, नया शब्द मेरे लिए भी, एनिक्डोट। एनिक्डोट का मतलब रोचक तथ्य, एनिक्डोट रोचक तथ्य। बियॉन्ड द एनिक्डोट दे आर डीपली रिवेलिंग। रिवेलिंग का लिखिए, प्रकट करने वाली, रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर। कह रहा है दे आर डीपली रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। और ये सभी चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, द सोल, एक पवित्र जीवन ज्योति को। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट थ्रो द आईज ऑफ ड्रैगन हियर पेंटेड। इस कहानी के अलावा एक और कहानी है जो एक ऐसे चित्रकार के बारे में बताती है जिसने बहुत ही बड़ा ड्रैगन बनाया। ड्रैगन, यू नो, ये सिंबल ऑफ द चाइना, ड्रैगन, ठीक है ना। जिस प्रकार हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु या पक्षी मोर, टाइगर है, वैसे वहां का ड्रैगन है। आई ऑफ ड्रैगन हियर पेंटेड। उसने एक ड्रैगन बनाया, पर ड्रैगन की उसने आंखें नहीं बनाई। ये कहानी क्या प्रदर्शित कर दी है, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उसने ड्रैगन की आंखें क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वो ड्रैगन इतना जीवंत बना था, उस पेंटर को डर था कि जो ड्रैगन की मैंने आंखें बनाई तो इस चित्र से उड़ जाएगा। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, और उसके आसपास रहने वाला, उसके मूल स्थान पे जहां लेखक रहता था, उस लेखक के पास में रहने वाला फ्लैंडर्स, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। उसकी एक कहानी है जो कि वेस्टर्न पेंटिंग, वेस्टर्न पेंटिंग का मतलब होता है कि पाश्चात्य यूरोपीय चित्रकारी। तो चित्रकारी की दो शैलियां हैं, एक तो क्लासिकल जो कि भारत और चीन वगैरह देशों में पाई जाती है, दूसरी वेस्टर्न, पाश्चात्य यूरोपीय। देखिए हमेशा ध्यान रखना, दो चीजों का ख्याल रखना। सबसे बड़े महापुरुष वगैरह, सबसे बड़े
बुद्ध पुरुष एशिया ने ही पैदा किए। यूरोप या अमेरिका, जो पाश्चात्य, जो वेस्टर्न कल्चरल वाले देश हैं, वो आज तक किसी महापुरुष को पैदा नहीं किए, उन्होंने पैदा नहीं किया। इसके बहुत गहरे अर्थ इसे समझिए, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चरल है, पश्चिमी जो सभ्यता है, उसकी दृष्टि बाहर की तरफ है, इसलिए वो बहुत विकसित हुए। आपने देखा होगा कि वो धन धान्य से परिपूर्ण है, क्योंकि उनकी नजर हमेशा बाहर की तरफ रही, उनका ध्यान हमेशा शरीर पे रहा। पर जैसे नेपाल है, चीन है, भारत जैसे देश, एशियाई देश, उनकी जो अंतर्दृष्टि हमेशा इनर रही, अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ। वो शरीर के चारों तरफ चक्कर काटते रहे, इसलिए वो दुखी है, क्योंकि बहुत पैसा है और ज्यादा पैसा दुख लाता है। और हमारी जो इंडियन, जो एशियन जो कल्चरल था, उसकी दृष्टि हमेशा अंदर की तरफ रही, इसलिए हमने महावीर दिए, बुद्ध दिए, राम दिए, कृष्ण दिए, कन्फ्यूशियस दिए, माओ त्सो तुंग दिए, हमने दलाई लामा जैसे लोग दिए, क्योंकि हमारी दृष्टि अंदर की तरफ थी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए एक कहानी है, देखिए। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, ये भी एक नाम है, एंटवर्प। एंटवर्प आज का बेल्जियम वो क्या कहते हैं, प्राचीन काल में एंटवर्प कहते थे। इन 50th सेंचुरी एंटवर्प, ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, वहां पर एक कुशल लोहार था, कॉल्ड, नाम था इसका, सब नाम क्विंटेन मैट्सिस नाम है व्यक्ति का। ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटेन मैट्सिस फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डॉटर। एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था क्विंटेन मैट्सिस। वो एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, उसकी लड़की से प्यार करने लगा। वो खुद क्या था, एक लोहार था, और वो एक चित्रकार की लड़की से क्या करने लगा, प्यार करने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। और चूंकि वो बहुत बड़ा पत्रकार था, तो उसे लगा कि एक साधारण से लोहार से वो अपनी बेटी की शादी कराए कैसे, तो उसने मना कर दिया। सो क्विंटेन स्निग्ड, लिखिए स्निग्ड इंटू, साथ में चोरी से प्रवेश करना, स्निग्ड इंटू पेंटर्स स्टूडियो। इसलिए वो पेंटर का जो स्टूडियो था, स्टूडियो का मतलब चित्रशाला, उसके अंदर एक दिन वो क्विंटेन मैट्सिस था, चुपके से उसने प्रवेश कर दिया। एंड पेंटेड ए फ्लाई, फ्लाई का मतलब मक्खी, एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और वो जो चित्र बना रहा था, लेटेस्ट चित्र बना रहा था, उस चित्र के ऊपर चुपके से आके क्विंटेन मैट्सिस ने क्या कर दिया है, एक मक्खी का चित्र बना दिया। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, लिखिए डेलिकेट रियलिज्म का मतलब होता है, डेलिकेट का मतलब सूक्ष्म, रियलिज्म का मतलब बनाया था उसने उस मक्खी का, उस चित्र के ऊपर डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे फ्रॉम द और मास्टर क्या करने लगा कि इसके पहले कि वो सोचे कि चित्र के ऊपर मक्खी बैठ गई है, उस मक्खी को उड़ाने के लिए निकला, वो उड़ाना चाहता था। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, और वो उड़ाने की कोशिश कर रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि क्या हुआ, क्या महसूस हुआ कि ये कोई मक्खी नहीं है, ये तो चित्र बनाया है, पर ऐसा चित्र जो इतना रियलिस्टिक दिखे। क्विंटेन वाज इमीडिएटली का मतलब तुरंत, एडमिटेड एज इन अप्रेंटाइज का मतलब प्रशिक्षु, जिसे ट्रेनिंग दी जाती है ना, या शिष्य, इनटू स्टूडियो। और जो चित्रकार था उसकी उस चित्रशाला में उसी समय क्विंटेन को क्या कर दिया गया, भर्ती कर दिया गया। ही मैरिड इज बिलव्ड, और बाद में वो उस पेंटर की लड़की से जो वो लोहार प्यार करता था, उसके साथ उसने शादी की। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और उस शताब्दी का, उस युग का वो क्विंटेन एक महानतम पत्रकार बना। दिस टू स्टोरी इलुस्ट्रेट का मतलब वर्णन करना। दिस टू स्टोरी इलुस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। और ये दोनों कहानियां दो अलग अलग बातें प्रदर्शित कर दी कि किसने क्या अचीव करने की कोशिश की। दोनों कहानियों के बीच में अपन कंपैरिजन करेंगे। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक, लिखिए
इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब भ्रम में डालने वाली समानता। भ्रम में डालने वाली समानता का मतलब ये होता है कि दिखे ऐसा कि बिल्कुल वैसा का वैसा है, पर आप भ्रम में पड़ जाओ। इन यूरोप की दो चीजों को शो कर रही है कि एक तो यूरोप में जो चित्र बनाए जाते हैं भ्रम में डालने वाली समानता, एंड द एसेंस, एसेंस का लिखिए आवश्यक तत्व, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और दूसरी तरफ जो जीवन का जो सार तत्व है एशिया की चित्रकारी। अब आपके सामने देखिए, हियर वर टू स्टोरी बिफोर यू, दो कहानियां थी। एक कहानी कौन सी थी? दाऊ जी की, उसके चित्र की। दूसरी तरफ एक यूरोप का जो पत्रकार है क्वेंटिन, एक कहानी उसकी थी। दोनों में मूल अंतर क्या है? अब देख रहा है, इस अंतर को समझ आना, ये पूरा पाठ इसी अंतर को लेके चलेगा। जो दाऊ जी का जो दृश्य था, दाऊ जी कहां देख रहा था? अंदर की तरफ, इन हिम, इन हिज स्पिरिट। उसकी नजर चित्र तो बनाया था लैंडस्केप का, पर उसकी नजर गुफा के अंदर जो एक आत्मा रहती है उसके अंदर था, और वो लैंडस्केप वहां से हट जाता है। जबकि यूरोप का ये क्वेंटिन जो चित्रकार है, जो चित्र बना रहा है, उसने क्या किया? मक्खी बना दी, मधुमक्खी, एक बड़े चित्र के ऊपर मक्खी बना दी जो बिल्कुल रियल दिख रही है। अर्थात कि यूरोप की जो चित्रकारिता है या यूरोप का जो विजन है, जो सोच है, बाहरी दुनिया को देख रहा है, उस मक्खी को देख रहा है। पर दाऊ जी चित्र तो बना रहा है लैंडस्केप का, पर उसकी नजर कहाँ है? उस गुफा के अंदर, वेयर ए स्पिरिट लिव्स, जहाँ की एक क्या रहती है? आत्मा रहती है। तो एशिया की चित्रकारिता में एक सार तत्व है जो दिखता नहीं है। यूरोप की चित्रकारिता में सार तत्व है नहीं, पर जो दिखता है वो सब कुछ है। देयर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। पैसे देखिए छोटा है, आपके पास किताबें नहीं है। किताबें होती तो इन पाठों को पढ़ने का मजा ही कुछ और आता, पर वो मजा लेने के आप लायक नहीं हो क्योंकि आप किताबें नहीं आपके पास। पर इस वीडियो को देखने के बाद इसके अंदर कम से कम 25 मीनिंग होंगे जो मैं बोला हूंगा। उन 25 मीनिंग ये वीडियो आपको घंटे भर के अंदर, घंटे 2 घंटे में उपलब्ध हो जाएगा, और शाम तक वो 25 मीनिंग व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेज दोगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है इसमें।